नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल MB स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो थी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पार्ट 1 था, उसके अंदर हमने बात की थी संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं और किस पर्पज के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया और कब बनाया गया, और उसके अंदर के बारे में बात की थी, उससे जुड़ी उसकी जो संस्था है उसके बारे में बात की थी। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो संयुक्त राष्ट्र संघ का पार्ट 2 है। उसके अंदर जो हमने दो संस्थाओं के बारे में जिनके बारे में बात की थी वो थी महासभा और सुरक्षा परिषद। उसके बाद इनकी 4 संस्थाएं और बचती है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वे जो 4 संस्थाएं उसमें दोस्तों है, सबसे पहले आर्थिक व सामाजिक परिषद जो है, आर्थिक व सामाजिक परिषद जो है ये जो है विभिन्न आयोग जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के उन कार्यों का देखरेख करती है। उसके बाद जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद जो सेक्रेटरीट है संयुक्त राष्ट्र उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जो विश्व न्यायालय है एक किस्म से, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का भी वर्णन करेंगे अपनी वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आर्थिक व सामाजिक परिषद से। तो दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं कि आर्थिक व सामाजिक परिषद है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है, उसकी संरचना के बारे में सबसे पहले तो इसकी जो परिषद के सदस्य की जो संख्या है दोस्तों वो है 54। परिषद के सदस्यों की संख्या 54 है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है दोस्तों 3 वर्ष का, और यह एक स्थायी संस्था है, ये कभी भंग नहीं होती। जिस तरह हमारे देश की संसद में राज्यसभा जो है एक स्थायी संस्था है, वो कभी भंग नहीं होती, इसी प्रकार जो है ये एक स्थायी संस्था है। दोस्तों, इसका मतलब क्या है, ये जो 54 जो मेंबर हैं दोस्तों, इसके जो है हर वर्ष जो है 1/3 जो सदस्य हैं, 1/3 सदस्य यानी 18 मेंबर जो है इसके वो हर वर्ष जो है रिटायर हो जाते हैं। तो ये जो है ये क्रम जो है चलता रहता है, हर साल जो है नए मेंबर आते रहते हैं। 18 मेंबर जो रिटायर हुए उसकी जगह जो है 18 मेंबर नए आएंगे। जो सेकंड ईयर वाले हैं वो रिटायर होते हैं, फिर थर्ड ईयर वाले, फिर ऐसे करके ये क्या है कि इनका क्रम जो चलता रहता है। तो ये एक स्थायी संस्था है इसके, परंतु इसके 1/3 जो मेंबर है वो है प्रतिवर्ष रिटायर होते हैं। परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का केवल एक ही प्रतिनिधि होता है तथा इसमें जो निर्णय लिया जाता है वो दोस्तों लिया जाता है साधारण बहुमत के द्वारा। साधारण बहुमत के द्वारा इसमें निर्णय लिया जाता है। जिस तरह महासभा के अंदर जो निर्णय लिया जाता है वो लिया जाता है 2/3 जो बहुमत होता है उसके द्वारा, 2/3 बहुमत के द्वारा। लेकिन इसके अंदर जो निर्णय लिया जाता है वो लिया जाता है साधारण बहुमत के द्वारा। किसी भी जो डिसीजन है, कोई भी डिसीजन है, अगर उसके ऊपर मान ली जो वोटिंग होती है तो उसका जो साधारण बहुमत जो होगा उसका 50% +1 जो वोट होगा उससे जो है इसका निर्णय लिया जाएगा। आर्थिक व सामाजिक परिषद की बैठक अगर हम देखें तो इसकी बैठक वर्ष में दोस्तों 2 बार होती है। जिस तरह महासभा का हमने जिक्र किया उसकी बैठक वर्ष में 1 बार होती है सितंबर माह में। तो इस तरह इसकी आर्थिक व सामाजिक परिषद जो है, जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। एक होती है अप्रैल में न्यूयॉर्क में और दूसरी होती है जुलाई में जिनेवा के अंदर। तो दोस्तों, इसके अगर उद्देश्य की बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, आर्थिक व सामाजिक परिषद है, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों इसके अधीन जो है विभिन्न आयोगों की स्थापना की गई है। आर्थिक व सामाजिक परिषद है, इसके अधीन के विभिन्न आयोगों की जो स्थापना की गई है, जिसमें क्या है कि एक विकास का एक लक्ष्य रखा गया है कि मतलब वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक टारगेट रखा गया है। और जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की जो दूसरी संस्थाएं हैं, छोटी छोटी संस्थाएं जो है, जैसे जो छोटे छोटे कमीशन जैसे आर्थिक और रोजगार आयोग जो है, और जनसंख्या यातायात आयोग है, यूनिसेफ है, WTO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है, संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष, ये जो संस्थाएं हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आर्थिक व सामाजिक परिषद है, वो जो ये छोटे आयोग हैं, जो ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो विशिष्ट एजेंसियां हैं, इनके कार्यों का देखरेख करती है। तो परिषद के कार्य में देखेंगे इसका परिषद का क्या टारगेट है। विकासशील देशों में आर्थिक गतिविधियों में संवर्धन करना, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, विकसित और विकासशील दोनों देशों में। विकासशील देशों में जो है दोस्तों इसका टारगेट रखा गया है, क्योंकि विकसित देश जो है वो ऑलरेडी जो है विकसित हैं, तो उसके अंदर इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो विकासशील देश हैं वो देश हैं जिनका विकास हुआ नहीं है, जो विकास के में जो प्रगति करना चाहते हैं, तो उनके अंदर जो गतिविधियां हैं कि कैसे विकास को जो है प्राप्त किया जा सके, कैसे उनको विकासशील देशों को विकसित बनाया जा सके, उसके ऊपर जो है ध्यान केंद्रित करना। मानव अधिकार के पालन को मजबूत करना, कि वर्ल्ड लेवल पे जो है ह्यूमन राइट्स को जो है, ह्यूमन राइट्स को क्यों है मजबूत करना, क्योंकि जब ह्यूमन राइट्स होंगे उसके बाद में ही जो है दोस्तों विकास की हम सोच सकते हैं। जब तक ह्यूमन राइट नहीं है तब तक विकास के बारे में भी हम सोच नहीं सकते। इसके अलावा दोस्तों इसका क्या है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी लाभों का विस्तार करना। फॉर एग्जांपल मान लो किसी एक कंट्री ने कोई टेक्नोलॉजी जो है
अपनी टेक्नोलॉजी जो है बना ली है। उसके बाद क्या है कि उसका जो विस्तार जो है सभी देशों को किया जाए, उसका विस्तार, वो जो टेक्नोलॉजी है उसका, तो उससे क्या होगा कि दूसरे देशों को भी नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिलेगी। तो उसका जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इसके अंदर विस्तार करना भी इसका एक कार्य है। इसके बाद दोस्तों अगली जो संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसके बारे में हम बात करेंगे, वो है न्यास परिषद, यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल इसको बोलते हैं। तो दोस्तों न्यास परिषद का जो मूल सिद्धांत है, ये क्या है कि इसका सिद्धांत ये है कि जो अल्पविकसित या आदिम दशा वाले जो देश है, फॉर एग्जाम्पल मान ले किसी कंट्री में जैसे कोई मतलब कि छोटे देश है और वहां पे जो है कि मतलब युद्ध वगैरह की स्थिति रहती है, शांति की स्थिति जो है नहीं रहती, अशांति टाइप रहती है, गृह युद्ध वगैरह चलते रहते हैं, तो छोटे जो अल्पविकसित देश है उनका विकास भी नहीं हुआ है, तो उन जो प्रदेश है उनके जो निवासी हैं इस योग्य नहीं है कि वे अपने देश का शासन स्वयं कर सकें, इन्हें दूसरे विकसित देश की सहायता की जो है जरूरत पड़ती है। तो विकसित देशों का ये जो दायित्व है, उन विकसित देशों का दायित्व ये है कि उनके विकास में पूरी सहायता करें और अपने स्वार्थ के लिए उनका शोषण न करें। इसको कौन देखता है? न्यास परिषद इसको इंश्योर करती है कि विकसित देश जो हैं, अल्प विकसित देशों का जो अपना शासन जो है खुद नहीं चला सकते, उनका शासन जो है अपने उससे चलाएंगे, लेकिन उनका क्या है कि उसके अंदर ये चीज ध्यान रखनी कि अपने स्वार्थ के लिए जो विकसित देश है वो अल्प विकसित देशों का शोषण नहीं करेंगे, ठीक है। और वो उनका शासन कब तक चलाएंगे? जब तक वो विकसित नहीं हो जाते, अपने शासन को जो है चलाने में वो सक्षम नहीं हो जाते तब तक। तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो वैसे तो इसके जो है 12 सदस्य हैं वर्तमान में, लेकिन जो 4 कंट्री जो है वो मेन है दोस्तों। एक है ऑस्ट्रेलिया, एक है न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। ये है 4 देश हैं जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया है। जो न्यास परिषद जो है उसका जो स्तंभ है, ये जो है 4 कंट्री जो हैं। जो इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखते हो सिक्योरिटी काउंसिल के जो 3 मेंबर जो बच गए, इसमें जैसे सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर कौन कौन हो गया, इसमें एक तो अमेरिका हो गया और एक ब्रिटेन हो गया। तो इसके अलावा 3 मेंबर और बच गए। उसमें कौन से 3 बच गए? रसिया, चाइना व फ्रांस। ये सुरक्षा परिषद के जो है स्थायी सदस्य जो हैं, सॉरी गलती यहाँ पे अस्थायी लिखा हुआ है, ये स्थायी सदस्य हैं जिनके शासन में इनमें जो है कोई न्याय क्षेत्र नहीं है। इसमें क्या है कि न्यास परिषद ने ये 3 देश हैं, इनको कोई भार नहीं सौंपा हुआ है, रसिया, चाइना व फ्रांस, जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, इन तीनों को। अगर इसके सदस्य देशों की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर जो है 12 सदस्य हैं। इसके न्यास परिषद के 12 देश हैं जो सदस्य हैं, जिसमें 4 प्रबंधकर्ता देश जिसका हमने पहले जिक्र किया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। 3 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के कारण जो है इसके भी स्थायी सदस्य हैं। किसके? ट्रस्टीशिप काउंसिल के। मतलब उनको वैसे कोई भार या कोई दायित्व नहीं सौंपा गया है न्यास परिषद में, लेकिन वो क्या कि उसके 27 सदस्य हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, इस वजह से उनको जो है इसका न्यास परिषद का सदस्य बनाया गया है। और 5 इसके अंदर दोस्तों अलग से जो है निर्वाचित सदस्य है, 5 जो है। तो टोटल इसके जो है 12 सदस्य हैं दोस्तों। इसके बाद अगली जो संस्था है दोस्तों, उसके बारे में हम बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सचिवालय है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रशासनिक संस्था है दोस्तों, और इसका कार्य क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के कार्यों का प्रशासनिक प्रबंध करना, कि जो भी मतलब काम होते हैं डे टू डे के, उनके कामों को, जो प्रतिदिन के जो कामों को है, प्रतिदिन के जो कार्य है उनको निपटाता है। कौन निपटाता है? ये सचिवालय। अब जो इसका जो सचिवालय का को हेड जो होता है, अध्यक्ष जो होता है, वो कौन होता है दोस्तों? जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासचिव होते हैं, वे जो है सचिवालय के प्रधान तथा कूटनीतिक के रूप में जो है उनकी भूमिका हमें देखने को मिलती है। वर्तमान में अगर हम देखें तो एंटोनियो गुटेरेस है पुर्तगाल के, तो वही जो है सचिवालय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था सचिवालय के जो है प्रधान वही हैं। महासचिव की नियुक्ति कैसे होती है? महासचिव की नियुक्ति जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव है वही सचिवालय का जो है महासचिव होता है। और महासचिव की नियुक्ति दोस्तों महासभा में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश से की जाती है। इसका हमने पिछली वीडियो में जो उसका पार्ट 1 था संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसके अंदर भी जिक्र किया था कि इसकी जो नियुक्ति होगी महासभा के जो महासचिव की, या संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की कह लो, या सचिवालय के महासचिव की कह लो, तो जो जनरल असेंबली जो होती है, महासभा जो होती है, उसके अंदर जो है उसके अंदर जितने उपस्थित हैं, जितने कंट्री के जो मेंबर हैं जो उपस्थित हैं, और प्रत्येक कंट्री का दोस्तों हमने बताया था कि 5 जो है, एक कंट्री जो है 5 बंदों को महासभा के अंदर भेज सकता है, लेकिन उसका वोट जो काउंट होगा, एक देश का एक ही वोट काउंट होगा, चाहे भले ही उसके मेंबर जो 5 हो, 2 हो, 3 हो या 1 हो। तो उसके जो मान लो जो 193 जो कंट्री हैं वो हैं इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है सदस्य देश है। अब 193 मान लो उसमें से
उपस्थित जितने होते हैं उसमें मतदान के लिए उपस्थित का जो है 2/3 बहुमत, मान लो उसमें मान लो कि फॉर एग्जांपल 100 देश उपस्थित हुए, 100 वोटिंग हुई, तो 100 का 2/3 जो होगा उनके जो उसके बाद जो उसका परिणाम आएगा उसकी सहमति जो है इसका जो है महासचिव नियुक्त किया जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना नीदरलैंड के हेग शहर में दोस्तों 3 अप्रैल 1940 को की गई थी। कब की गई थी? 3 अप्रैल को नीदरलैंड के हेग शहर में 1940 को। दोस्तों जितने भी जो इसके हेडक्वार्टर हैं, इसकी जो संस्थाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसके जो है सभी के हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है, एक्सेप्ट उसमें अपवाद क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है वो है नीदरलैंड के हेग शहर में। तो दोस्तों इसकी जो है 3 अप्रैल 1940 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम देखते हैं तो और न्यायालय के जो संविधान है उसके अंदर क्या कि 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। जो न्यायालय का जो संविधान उसमें 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। और इसकी संरचना अगर हम देखें दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है उसकी संरचना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो है स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसका क्या कि उसमें जो है 15 न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, जिनकी नियुक्ति कब तक की जाती है? जिनकी नियुक्ति होती है दोस्तों 9 वर्षों तक जो है इनकी नियुक्ति होती है। और प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं, या 15 न्यायाधीश हैं। और प्रत्येक वर्ष बाद जो है 1/3 जो है 1/3 यानी जो 5 जो न्यायाधीश है वो क्या है? सेवानिवृत्त हो जाते हैं इसमें से, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में से। और कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते। ये इसके अंदर एक टर्म्स एंड कंडीशन दोस्तों, मतलब एक देश से एक ही न्यायाधीश हो सकता है एट ए टाइम। और इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? प्रत्येक 3 वर्ष बाद जो है न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। और कार्यकाल इसका होता है 9 वर्षों का। एक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होगा। और प्रत्येक 3 साल बाद जो है 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करेंगे। तो एक किस्म से ये भी एक स्थायी संस्था टाइप है, क्योंकि ये कंप्लीट कभी भी भंग नहीं होती। इसके अंदर न्यायाधीश हमेशा अवेलेबल रहते हैं। 5 न्यायाधीश तो आपको जो है इसके अंदर हमेशा मिलेंगे। और वर्तमान में अगर भारत की तरफ से जो है इसके अंदर अगर हम देखें तो दोस्तों दलवीर भंडारी जो हैं वर्तमान में जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर जो है जस्टिस हैं। इनका जो कार्यकाल जो खत्म हुआ था दोस्तों वो 2018 में इनका कार्यकाल खत्म हो गया था। लेकिन उसके बाद में क्या है कि ये दोबारा रीइलेक्ट हुए हैं दोस्तों दलवीर भंडारी जी। इसमें दोस्तों एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष भी होता है और उसको जो है 3 वर्ष के लिए चुना जाता है। और उसको कौन चुनता है? उसको चुनते हैं जो इसकी जो टोटल जो इसका जो होता है कोरम, मतलब जो इसके जो 15 न्यायाधीश जो होते हैं वही क्या है कि इनमें से 15 में से एक अध्यक्ष चुना जाएगा और एक उपाध्यक्ष चुना जाएगा, उनमें से एक चुना जाएगा। और इसके अंदर जो अभी जो है फिलहाल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है जॉन ए डोनग्वे, जो यूएसए की हैं, ये फीमेल हैं। और उसके बाद जो उपाध्यक्ष हैं वो रसिया से हैं, किरिल जेवोर्गिन, ये जो हैं रसिया से हैं, ये उपाध्यक्ष हैं इसके। और कार्यवाही संचालन के लिए न्यायाधीशों की जो न्यूनतम संख्या जो है दोस्तों वो है 9 संख्या है। मान लो 15 टोटल है न्यायाधीश, तो उसमें से जो है कम से कम जो है कोई भी कार्रवाई कोई भी डिसीजन के लिए उसकी जो कोरम है उसमें मिनिमम जो है 9 न्यायाधीशों का जो है उपस्थित होना जरूरी है। और न्यायालय की अगर हमें भाषाएं देखते हैं कि सरकारी भाषाएं न्यायालय की कौन सी है, तो उसकी भाषाएं भी वही हैं जो महासभा की हैं या संयुक्त राष्ट्र संघ की हैं। अंग्रेजी और फ्रेंच जो है इसकी जो है 2 भाषाएं हैं जो न्यायालय की सरकारी भाषाएं हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि न्यायालय के उद्देश्य क्या हैं, कि न्यायालय के उद्देश्य जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके उद्देश्य के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैधानिक विवादों के समाधान करना, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर जो भी मसले हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो भी वैधानिक विवाद हैं उनके अंदर जो है दोस्तों उनका समाधान करना, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में सीमा विवाद, जल विवाद का निपटारा करना। कोई भी 2 देश हैं, मान लो 2 या 2 से अधिक देश हैं, उनके बीच में आपस में मान लो कोई सीमा विवाद है, सीमा को लेकर विवाद है, यानी जल को लेकर कोई विवाद है, कोई भी और किसी तरह का भी कोई विवाद है, तो उसका भी जो है निपटारा करना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ही निपटारा करना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंडर में आता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो विभिन्न एजेंसियां हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर इनसे जो है परामर्श ले सकती हैं, इनसे जो है दोस्तों परामर्श ले सकती है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो विभिन्न एजेंसियां जैसे महासभा है, सचिवालय है, या और भी इसकी जो WTO है, WHO है, ILO है, यूनिसेफ है, तो ये जो संस्थाएं हैं ये इनसे क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसियां हैं अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर जो है इनसे परामर्श ले सकती हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से।
इसके अंदर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का इसके अंदर एक जो है एक मेन चीज जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो निर्णय होता है वो दोस्तों वो है परामर्श माना जाता है, वो मतलब ऑब्लिगेटरी नहीं होता। जबकि इसके द्वारा जो निर्णय लिया गया है अगर उसको मान लो सुरक्षा परिषद जो है उसको क्या है कि परामर्श को भी बाध्यकारी लागू कर सकती है, सुरक्षा परिषद इसको बाध्यकारी लागू कर सकती है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके निर्णय को। तो और इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि इंपोर्टेंट पॉइंट इससे क्या है कि मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े हुए जो अलग तथ्य हैं उसमें क्या कि दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का हमने कल बताया था कि एक अपना एक एम्बलम है, अपना एक फ्लैग है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका, तो इसका जो एम्बलम जो है दोस्तों वो डिजाइन किसने किया था, वो डिजाइन किया था दोस्तों डोनाल्ड मैक्लोगिन ने, ये जो है एम्बलम इनका डिजाइन किया था। और एम्बलम एडॉप्टेड कब हुआ था, 7 दिसंबर 1946 को जो है एम्बलम दोस्तों एडॉप्टेड किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं फ्लैग एडॉप्टेड कब किया गया था, फ्लैग किया गया 20 अक्टूबर 1947 में। और यूएनओ का जो हेडक्वार्टर दोस्तों वो है न्यूयॉर्क सिटी में, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हेडक्वार्टर वो न्यूयॉर्क सिटी में, और इसकी जो संस्थाएं हैं उनके सबके हेडक्वार्टर भी लगभग जो है न्यूयॉर्क सिटी में ही है, एक्सेप्ट आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो उनका जो है नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है। और लास्ट कंट्री कौन सा था जो भी लेटेस्ट मतलब कि अभी जो लास्ट, वैसे लेटेस्ट तो उसको नहीं बोल सकते क्योंकि उस बात को अभी वो 1994 की बात है जब वो ट्रस्टीशिप काउंसिल के द्वारा जो जिसको देश को फ्रीडम मिली थी वो था पाली। 1994 में जो है ये अमेरिका जो है इसका अमेरिका को इसका जो है न्यास परिषद के द्वारा इसका भार सौंपा। 1994 में जो है इसको जो है फ्रीडम मिली थी ट्रस्टीशिप काउंसिल की मदद।